जैसे जैसे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ता है। हम जैसे जून और जुलाई की सीजन में देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है हमें एक इस तरह से ह्यूमिडिटी फील होती है, हाइग्रोस्कोपी हो जाती है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं और उसके बाद रेनफॉल होती है। ठीक है, तो यही एक सरफेस फिनोमिना है कि सपोज करो एक सरफेस में जिसमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट में तो हम गर्म करते हैं या, लेकिन इसमें किसी उसको टेम्परेचर नहीं दिया जाता है। तो इवेपोरेशन क्या है? इट इज ए सरफेस फिनोमिना, एक सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। सपोज करो ये वाटर है, सनलाइट से ये इवेपोरेट हो रहा है, सनलाइट से इवेपोरेट हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इट इज ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में सपोज करो सनलाइट है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज, सनलाइट बढ़ती जा रही है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इवेपोरेशन होती जा रही है। जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी से भी उतनी ज़्यादा स्वेट हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। तो यही एक इवेपोरेशन की रेट है। और इट इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसी स्टेप्स हैं जिसके बढ़ने से या घटने से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन पे फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इतनी सी जगह है और अगर इतना सरफेस एरिया कर दें तो क्या कोई इफेक्ट होगा? यस, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जैसे ग्लास के अंदर हम वाटर रहते हैं और उसको हमने अगर किसी प्लेट में अगर उसको रख लिया तो वो सरफेस एरिया बढ़ गया वाटर का। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, सपोज एक शर्ट को हम सुखाते हैं, एक शर्ट को हम सुखाते हैं गर्मी में या सर्दी में, अगर आप शर्ट को लपेट करके या उसको इकट्ठा करके ऐसे रखते हो तो सूखने में टाइम लगता है, जबकि आप उसको खुला कर देते हो यानी उसका एरिया बड़ा कर दिया, उसके बाद आप सुखाइए उसको तो वो जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एन इंक्रीज ऑफ temperature, an increase of temperature. Students, if we increase temperature, if temperature is increased, rate of evaporation also increase. It means temperature is also डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सपोज आपने कोई शर्ट को सुखाया, बंद कमरे में सुखाया जहाँ का टेम्परेचर 25 या 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको टाइम लगेगा। और उसी टेम्परेचर को और उसी शर्ट को अगर आप बाहर ओपन जहाँ सनलाइट हो वहाँ सुखाइए, जल्दी सूख जाएगा वो। इट मीन्स ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है, बस यही इफेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सेकंड है ये एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब हम थर्ड देखते हैं, हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। क्या ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट होगा? क्या ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से इवेपोरेशन में क्या इफेक्ट होगा? ह्यूमिडिटी, थर्ड हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिटी। इंक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा नमी होगी, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या नमी रहेगी, ठंडी हवा रहेगी, तो उतनी ज़्यादा क्या होता है कि इवेपोरेशन कम होगा। तो इंक्रीज ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने, अगर इंक्रीज ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा। लेकिन अगर डिक्रीज ह्यूमिडिटी को आपने डिक्रीज कर दिया तो स्टूडेंट्स ये रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स लिसन, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन डाउन होगा, इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दिया, ह्यूमिडिटी कम है तो डेफिनेटली भाई डिक्रीज हो गई ह्यूमिडिटी, इसका मतलब वहाँ पर विंड का हवा तेज चल रही है, धूप तेज है, तो इवेपोरेशन जल्दी ज़्यादा होगा। ओके, लास्ट है हमारा विंड की स्पीड। अगर विंड की स्पीड है, अगर विंड बहुत स्पीड में है तो क्या होगा? विंड स्पीड, हवा जितनी ज्यादा तेज चलेगी स्टूडेंट्स उतनी ही ज्यादा विंड स्पीड, इफ विंड स्पीड इज इंक्रीज, rate of evaporation also increase। हवा जितनी ज्यादा तेज चलेगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, यानी कि हवा जितनी तेज है उतना ही जल्दी कोई चीज सूख जाएगी, कोई चीज इवेपोरेट होकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमने देखी, अब एक इंपॉर्टेंट एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक्स है कि इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट देती है। जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ता है, जैसे हम किसी प्लांट के पास जाते हैं तो जब जैसे आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में जब हम प्लांट के पास जाते हैं हमें ठंडापन लगता है। ठंडापन क्यों लगता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन या उसमें ट्रांसपिरेशन बढ़ता जाता है, बायो के रेफरेंस में कहें तो, और हम एवरीडे लाइफ में कहें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी बॉडी से जो स्वेट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से क्या होगा, ठंडे जो हमारी बॉडी से हवा तेज चलेगी तो उससे ठंडापन या कूलनेस इफेक्ट हमारी बॉडी पर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन इफेक्ट कूलिंगनेस, इवेपोरेशन से कूलिंगनेस बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। स्टूडेंट्स रीजन क्या है इसका? इवेपोरेशन ऑलवेज, इवेपोरेशन ऑलवेज causes cooling। इसका रीजन क्या है? द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे।
होता है। ऐसा क्यों? द कूलिंग प्रोसेस बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। लेटेंट हीट ऑफ, जैसे एक लेटेंट वेपोराइजेशन, जैसे प्लांट के अंदर से मान लो वो लिक्विड है तो स्टोमेटा से लिक्विड बाहर निकल रहा है वाटर, तो वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकलेगा तो उससे हमें ठंडापन फील होगा। फ्रॉम सराउंडिंग विच कॉजेज कूलिंग, तो जैसे हमारी बॉडी से मान लो स्वेट है, लिक्विड के फॉर्म में है, अगर जैसे जैसे इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने पर वो सराउंडिंग मीडियम से कूलिंग इफेक्ट हमें फील होगा। तो स्टूडेंट्स इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। तो ओके स्टूडेंट्स, इस मैटर हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स क्या है, तो व्हाट इज मैटर और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे और उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर्स को पढ़ा। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और इस तरह से किस तरह से हम, और लास्ट में हमने इवेपोरेशन को पढ़ा, रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन को पढ़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये नोट्स आप लिख लीजिए और इसी को आप तैयार कीजिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, और हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की भी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।